गुड आफ्टरनून सबों को मेरे भाई। चले हम लोग जो है जरा सा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है कि 5,000 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर पर सेकेंड से 35 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया हुआ है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इसको दिया हुआ है कितना भाई, इसको u मान लीजिए, है ना। ये हो गया u, इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया u। और v दिया हुआ है आपको 35 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि काइनेटिक एनर्जी में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो पहले का एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, हाफ एम यू वन स्क्वायर हो, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इनिशियल, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले ये था। और फाइनल क्या हो गया भाई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों का अंतर का आता है निकालने के लिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ऐसा करेंगे, यहाँ पर जो है हाफ एम को हम कॉमन ले लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। हाफ लिखेंगे, एम कितना दिया हुआ है भाई, एम दिया हुआ है 5,000 केजी। और यहाँ पर वी स्क्वायर है, और यहाँ पर जो है वी स्क्वायर है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हो भाई। यानी एक बार क्या करें, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ 5,000 इंटू क्या हो जाएगा, 25 और 35 को जोड़ दोगे तो हो गया 60। और इधर क्या हो जाएगा भाई, इसको हो गया 10। यहाँ से काट दो, है ना, तो काट देंगे तो यहाँ पर जो है हो जाएगा तुम्हारा, 2 से काट दो, यहाँ 5 हो गया भाई, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो अपन से 30 को 5 से करोगे इतना हो जाएगा, और कितना सुना हो गया, 3 1 4 4। क्या रहा है आपसे कि इतना हो गया भाई। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि परिवर्तन की क्या निकालना है हमको, मेगा जूल, मेगा जूल में कह रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1.5 हमारा हो रहा है ना, 1.5। दूसरा का आंसर हमारा क्या हो रहा है भाई, दूसरा का पहला हो रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 मेगा जूल। बात समझ में आया भाई, देख लीजिए। इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल होगा हाफ एम बी एम यू स्क्वायर, दोनों का माइनस कीजिएगा। अंतर निकालना था हमको काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम को हमने बाहर निकाल लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पर हमने यहाँ पर जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिया, है ना। और यहाँ पर जो हमने क्या किया, इसको 60 इंटू यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया भाई, काट दिए, इतना हुआ। यहाँ पर जो हमको मेगा जूल में निकालना था, तो हमने जो यहाँ पर हमको निकाल दिया भाई। मेगा होता है 10⁶, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। आपका जो है आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, स्क्रीन पर जैसा ध्यान दीजिए। 750 न्यूटन का एक बल, आपको बल कितना दिया हुआ है, आपको एफ दिया हुआ है
750 न्यूटन, ठीक है। 30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को मास क्या दिया हुआ है भाई, गाड़ी का 30 केजी दिया हुआ है, 16 मीटर तक विस्थापित करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी आपको दे दिया गया, कितना, 16 मीटर तक दिया गया है भाई। विस्थापित करता है तो किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल सी बात है भाई, आप जानते हो कि W बराबर होता है हमारा एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाता है बीच में, ऐसे देखो, W बराबर होता है, W बराबर होता है हमारा एफ डॉट एस, ठीक है। अगर उसी डायरेक्शन में अगर वर्क किया जा रहा है तो थीटा होगा 0, यानी W बराबर होगा एफ डॉट एक्स। W आपको निकालना है, एफ आपको दिया हुआ है 750 भाई, और कितना मीटर है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 16 मीटर हो रहा है ना। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद है 75 को 16 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12। बिल्कुल सही है, तो 750 न्यूटन है, मास दिया हुआ है केजी में, ठीक तो है, इतना गुना इतना करेंगे 12 किलो जूल, किलो जूल है ना भाई, वही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा चाहे 12,000 हो रहा है ना, तो 12,000 हो जा रहा है तो 12,000 जूल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 किलो जूल हो जाएगा, 12 किलो जूल होगा मेरे भाई। इसका भी आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। और मेरे भाई पहले ये समझो कि उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक साधारण मशीन की तरह कार्य करता है मेरे भाई, और ये उत्तोलक एक ऐसा मतलब है डिवाइस जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को ऊपर नीचे या आगे पीछे उठा सकते हैं या खिसका सकते हैं। किसी भी उत्तोलक में मुख्य 3 पॉइंट होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। किसी भी उत्तोलक में मुख्य 3 पॉइंट होते हैं, है ना, और उसमें से हमारा होता है, पहला होता है हमारा फलक्रम, जिसको बोलते हैं फलक्रम, जिसको कहते हैं आलंब। दूसरा होता है हमारा आलंब हो गया। दूसरा होता है हमारा आयास, है ना, जहां पर कि हम वो बल लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है भाई, उसे हम लोग कहते हैं इफोर्ट, आयास। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आयास बोलते हैं। और एक होता है हमारा बोझ, जिसको कहेंगे वेट। ये 3 पॉइंट जो है होते हैं किसी भी उत्तोलक में। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, उस प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, है ना, फलक्रम को बीच में रखा जाता है, और जो है पावर यानी एफोर्ट और वेट को जो है किनारे पर लगाया जाता है। कैंची की बात अगर हम लोग करें मेरे भाई, देखो ध्यान दो, ये कैंची अगर है तो कैंची में तुम देखोगे कि बीच में जो आधार मिलता है, तो हो गया बीच में क्या, फलक्रम हो गया। यहाँ पर क्या लगाते हो, पावर लगाते हो भाई, और यहाँ पर किसी वस्तु को रख के कटिंग करते हो। तो जहाँ वस्तु को रखा जाता है, वेट में समझना, जहाँ पर हम वस्तु रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जहाँ पर रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है, वो कहलाता है हमारा वेट। जहाँ पर हम पावर लगाते हैं वो कहलाता है हमारा जो है इफोर्ट, और जहाँ पर बेस मिलता है, आधार मिलता है, उसे कहते हैं फलक्रम। आधार कहाँ मिल रहा है, बीच में, यहाँ पावर और ये लगा भाई। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण हमारा क्या हो गया, कैंची हो गया, क्योंकि कैंची में आप देख रहे हैं कि फलक्रम को कहाँ रखा गया है, बीच में रखा गया है। तो याद रखना मेरे भाई कि यहाँ पर 3 श्रेणी का उत्तोलक होता है। फर्स्ट श्रेणी में, फर्स्ट श्रेणी जो होगा, है ना, फर्स्ट सीरीज में जो होगा भाई, उसमें क्या होता है, फलक्रम बीच में रहता है,
और पावर और वेट को जो है किनारे पर रख दिया जाता है। सेकेंड श्रेणी का अगर उत्तोलक होगा उसमें क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को यानी वेट को जो है बीच में रखा जाता है और एफ और पी को किनारे रखा जाता है। और जो थर्ड श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इसमें जो है हम पावर को बीच में रखते हैं, पी को बीच में रखते हैं और एफ और डब्ल्यू को किनारे पर रखते हैं। ये देखो ध्यान रखना। जैसे अब देखिए एक पहिए का जो ठेला गाड़ी हो गया है ना, सरोता हो गया, सरोता कहाँ चलाएगा भाई, सरोता में इस प्रकार से आपने देखा होगा, सरोता में ऐसे जुड़ा हुआ रहता है भाई, इस प्रकार से जो है सुपारी जो हम लोग काटते हैं है ना, ये हो गया सरोता मान लो है ना। अब यहाँ पर तुम जैसे सुपारी यहाँ रखते हो ना, तो डब्लू कहाँ हो गया हमारा बीच में हो गया। आधार कहाँ मिलता है, तो यहाँ फलक्रम हो गया। पावर कहाँ लगाते हो, यहाँ लगाते हो भाई। तो एफ डब्ल्यू पी का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं बोलो, तो सरोता हमारा सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा है ना। बर्फ उठाने की चिमटी है ना, ये चिमटा जो होता है, सब रोटी पकड़ते हैं भाई, वो चिमटा मान लो इस प्रकार से चिमटा अगर है ना, तो चिमटा में क्या करोगे, यहाँ पर बल तुम यहाँ बीच में लगाओगे, पावर यहाँ लगा, आधार यहाँ मिला, वस्तु यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा थर्ड श्रेणी का उत्तोलक हो गया भाई। तो इस प्रकार से जो है हम ये कहेंगे कि कैंची जो हमारा है क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है मेरे भाई, क्योंकि इसमें जो है फलक्रम को क्या रखा गया, बीच में रखा गया है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 2.5 किलो ओम के प्रतिरोध विभवांतर में ज्ञात कीजिए जिसमें कि 5 जो है माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो भाई 2.5 प्रतिरोध दिया हुआ है आपको है ना, प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी आर आपको दिया गया है कितना, 2.5 किलो ओम इतना दिया हुआ है। और जो है किलो ओम को जो है ओम में अगर हम बना लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू क्या करोगे 1000 करोगे, इतना ओम हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2500 ओम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो कहता है कि इसका जो है विभवांतर याद करना है, भी हमको निकालना है भाई। और आई क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को क्या करते हैं, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे है ना। मिली को जब एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ये होगा भाई। और आप जानते हो कि भी जो होता है, भी इक्वल टू होता है हमारा आई आर। आई कितना हो गया भाई 2 इंटू, इसको हम बटे कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं भाई, बटा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये 2500 है ना। अब यहाँ पर जो है 2500 हो गया है ना, तो इसको अगर हम यहाँ पर हटाते हैं तो ये 2 शून्य 2 शून्य यहाँ से चला जाएगा है ना। अब ये हो गया 2 से काटोगे, ये 5 हो गया, 25 हो गया, तो आपका क्या बन गया भाई 5 वोल्ट बना के नहीं बोलो, आंसर क्या होगा मेरे भाई 5 वोल्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिए इसको है ना, क्या कह रहा है आपसे, इतना किलो ओम है, किलो ओम को हम पहले ओम में बना लिए, इतना मिली एम्पियर था, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लिए भाई, और भी इक्वल टू आई आर होता है, गुना कर दिए है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अपनी वाली वस्तु का जड़त्व होता है, दीजिए जड़त्व क्या होता है, जड़त्व आप जानते हो कि किसी भी वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनाए रहने की जो प्रवृत्ति होती है भाई, उसी को जड़त्व कहते हो। और जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा है ना, उसकी जो है उसका जो है भार क्या होगा, ज्यादा होगा, mg ज्यादा होगा भाई। और जितना ज्यादा भार होगा है ना, उसके आधार पर जो क्या होगा, उसका जड़त्व भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए द्रव्यमान जो है
जिसका अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो देख लीजिए इसमें हमारा द्रव्यमान जिसका अधिक होगा उसका क्या होगा, जड़त्व भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारे आहार में मौजूद हरी पीली सब्जियां ज्यादातर हमें भोजन के कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो ध्यान देना मेरे भाई, ये जो है सबसे ज्यादा हमें पोटासियम को जो है प्रदान करता है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पोटासियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान चाल से चलती हुई किसी रेलगाड़ी को इतना किलोमीटर दूर तय करने में करनी थी। इतना किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण रेलगाड़ी में समान चाल से, ये मैथ वाला क्वेश्चन का है, घुसा दियो भाई। ये क्वेश्चन मैथ वाले सर बनाएंगे भाई। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए, ध्यान दीजिए भाई, यदि किसी पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए मान लिया जाए कि ये कोई पदार्थ है, लोहे का है, तांबे का है, उसको रखा गया, और उसकी क्या कहता है, पदार्थ है मान लिया कॉपर का है तो कॉपर का ही रखा गया भाई, है ना, चेंज नहीं किया गया। मोटाई को पूर्ववत रखते हुए यानी मोटाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, फिक्स हो गया भाई। किसी चालक की लंबाई 5 गुनी कर दी जाती है। अब देखो भाई, इसकी लंबाई, मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है भाई, लेकिन इसकी लंबाई को क्या कर देना है, 5 गुना कर देना है। ठीक है, तो आपसे कहता है कि बताओ उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉपर खा तो कॉपर ही रहेगा भाई, ये इसका भी क्रॉस रहेगा। इसकी लंबाई एल है तो इसकी लंबाई क्या कर दिया गया, 5L कर दिया गया ना। आप जानते हो मेरे भाई कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई का समानुपाती होता है, आप जानते हो। तो जितना लंबाई बढ़ाओगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। और बाकी सबको तो आपको क्या करने के लिए कहा दिया गया भाई। और दूसरी बात ये कहता है कि प्रतिरोध जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन आपको इसके बारे में कुछ करने के लिए कह ही नहीं रहा है भाई। क्वेश्चन साफ ये कह रहा है कि बाकी सब चीजों को हम क्या करना है, पूर्ववत रखना है, किसी में कोई चेंजिंग नहीं होने देना है मेरे भाई। जब कोई चेंजिंग नहीं होने दोगे तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो सीधा अगर हम लंबाई को 5 गुना करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एकदम दोस्ताना वाला रिश्ता। ऐसे समझो कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। तो अगर ये 5 गुना हो रहा है मेरे भाई, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी जो है 5 गुना हो जाएगा। तो अगर लंबाई 5 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच बिल्कुल जो है दोस्ताना रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मेरा दोस्त 5 गुना खुश होता है तो हम भी 5 गुना खुश होते हैं। बस यही होगा, 5 गुना ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा मूल का 5 गुना हो जाएगा। चलिए आइए यहां पर जैसा ध्यान दीजिए। देखो भाई, निम्नलिखित मानव मादा प्रजनन, देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर आपको दिया गया है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी बताइए। चलिए भाई, हम पूरा आपको बता दे रहे हैं, है ना, इसको ऐसा समझ लीजिए, है ना। देखो भाई, ये जो है हमारा, ये इसको कहते हैं ओवरी। ये क्या है, ओवरी, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय हो गया। और ये जो दिखाया गया है ये क्या है, ये है ओभम, जिसको बोलते हैं अंडा, या एक बोलेंगे, ये ओभम हो गया। ये जो नली देख रहे हो, है ना, ये नली यहां से लेकर के ये जो है ना, यहां पर हो गया ये फिम्ब्रिया। ये हो गया फिम्ब्रिया, जो कि आपका इस तरह से जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस तरह का ये फिम्ब्रिया हो गया। ये जो फनेल शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इसको बोलते हैं। अब देखो यहां पर जो है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला बोलते हैं। ये जो भाग आप देख रहे हो इसको बोलते हैं फंडस। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे फंडस, है ना। ये गर्भाशय का पार्ट है ना, ये गर्भाशय है, ठीक है। यूट्रस जिसको कहते हो, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यूटेरस। अरे यार क्या होता है इसको, गड़बड़ कैसे हो जाता है, लिखते हैं कुछ, लिखाता है कुछ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया यूटेरस।
जिसको बोलते हैं गर्भाशय। ये गर्भाशय हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या भाई, ये हो गया हमारा वेजाइनल पार्ट हो गया, योनि हो गया जिसको कहते हो, है ना, ये योनि हो गया, है ना। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, है ना। तो देखो भाई, इस वाले भाग को बोलते हैं एम्पुला और इस वाले भाग को बोलते हैं इस्थीमस। इस्थीमस बोलते हैं। आपसे ये वाला भाग पूछा जा रहा है ना। ये जो भाग जो होगा हमारा क्या होगा, अब यहां पर देखो चॉइस जैसा देख लो मेरे भाई। ये क्या हो गया हमारा फंडस हो गया। तो यहां पर जो है क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर देख लो, हमारा ए नंबर पूछा जा रहा है कि अंडाणु का निषेचन, अंडाणु का निषेचन, भ्रूण का प्रत्यारोपण, अंडाणु का, देखो यहां पर क्या होता है भाई, ये गर्भाशय का पार्ट है ना, ये गर्भाशय का पार्ट है, मैंने क्या कहा। और गर्भाशय में क्या होता है, इसमें एक बच्चा पलता है, तो ये जो है गर्भाशय का पार्ट हो गया, जहां पर कि भ्रूण का क्या होगा, यहाँ पर जो निर्माण, यहाँ पर जो सेटल कर जाएगा भाई। यहाँ पर जब बच्चा, जब निषेचन क्रिया यहाँ पर होती है और उसके बाद यहाँ पर आके बच्चा जो सेटल कर जाता है, तो बच्चा यहाँ पर सेटल कर जाएगा, तो ये गर्भाशय का ही पार्ट होगा। ये टोटल कंप्लीट भाई, देख लिखे गर्भाशय से, और गर्भाशय में ही जब फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा जो है पलता है, बढ़ता है, वहीं पर जो है, तो ये गर्भाशय का पार्ट हो गया ए नंबर हमारा, है ना। और बी क्या क्या हुआ, अंडाणु का निषेचन। मैंने बताया ना कि एम्पुला वाले भाग में जो है अंडाणु का निषेचन होता है, और ये है हमारा क्या, ये एम्पुला वाला भाग हो गया। और इसी में जो है निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन का मतलब क्या होता है, निषेचन का मतलब होता है कि स्पर्म और ओवम आपस में जो मिलेगा, और ये मिलेगा कहां पर, इसी एम्पुला वाले भाग में मिलेगा, यहाँ पर जो बी नंबर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, है ना, जिसमें कि आप यहां पर क्लियर कर देख सकते हो भाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है भाई, द्विविस्थापन का मतलब समझो, तुम्हारी वाली मेरे पास, मेरी वाली तुम्हारे पास, बस सो सिंपल, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा भाई, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लो, है ना। ये सोडियम के, सोडियम वाली कौन है, सल्फेट। बेरियम वाली कौन है, ये है क्लोरीन, है ना। तो अब क्या कहा, मैंने क्या कहा, मेरी वाली तेरे पास और तेरी वाली मेरे पास। अब बताओ भाई, यहां पर इस प्रकार का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। Na का था क्या, सल्फेट था, और ये क्या Cl था इसका ना, इसके साथ क्या चला गया, ये चला गया कि नहीं, बोलो। और इसके साथ ये आ गया कि नहीं, देख लो। तेरी वाली मेरे पास, मेरी वाली तेरे पास, चला गया कि नहीं। इसकी वाली सल्फेट वाली यहां चली आई ना इसके पास, और ये क्लोरीन इसके पास आया कि नहीं। तो इस प्रकार से जब रेडिकल का जो है, इस प्रकार से जब क्रॉसिंग होता है मेरे भाई, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया मेरे भाई, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां से क्लोरीन गया, इस ब्लेड ने क्या किया, इसको जो है धक्का मार हटा दिया, अपने आके जुड़ गया, इसमें इस कॉपर हटा के अपने जुड़ गया, जिंक हटा के जुड़ गया। लेकिन यहां पर जो है डबल हो रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 हैं, वे हैं, क्या है भाई, वे है ना, वो जो है, अब 17 है, तो 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है भाई। आर्गन है कितना, 18 होता है ना। आपका जो है ये वाला आंसर हो जाएगा भाई, सबका परमाणु संख्या लिखा हुआ है मेरे भाई, है ना, और कुछ नहीं है। आर्गन हो गया हमारा 18, क्लोरीन हो गया हमारा 17, सल्फर हो गया 16, फॉस्फोरस हो गया 15। तो सबों का जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल एट हायर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड।
accumulation of chemicals at higher trophic level जो है ये क्या कहलाता है भाई? इसको हम लोग बोलते हैं जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। देखिए कहता है उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जैविक आवर्धन कहते हैं, याद रखना भाई। नेक्स्ट है किसी द्रव में वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल किस पर निर्भर करते हैं? किसी द्रव में, ठीक है, वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? ध्यान देना। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द फ्लूइड, है ना, ऑल ऑफ द एबव, इट्स स्पीड रिलेटिव टू द फ्लूइड। यहां पर देखो भाई आपसे कह रहा है कि देखो जैसे मान लो कोई द्रव है, किसी वस्तु पर लगने वाला द्रव है ना, अब देखो ये है, अगर मान लो कि यहां पर कोई लिक्विड है, इसमें अगर किसी वस्तु को हम अगर यहां पर मान लो डुबाते हैं भाई, तो वस्तु जितना ज्यादा जगह को डिस्प्लेस करेगा उस पर उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? उत्प्लावन बल लगेगा, नहीं लगेगा? बोलो, तो लगेगा ना। तो उतना ही ज्यादा क्या करेगा? अरे प्रतिरोध क्रिएट करेगा, उतना ही ज्यादा मतलब घर्षण क्रिएट करेगा यहां पर, ठीक है। नेचर ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड जितना ही ज्यादा सघन होगा वो जो है उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? ऊपर जो है घर्षण बल लगाएगा भाई, ठीक है, नीचे नहीं आने देगा। तो शेप पर भी डिपेंड कर रहा है और नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट का शेप क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और ये लिक्विड हमारा जो है क्या है उस पर डिपेंड करेगा। यानी हमारा जो है ये दोनों पर निर्भर करता है भाई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरे आवर्त के तत्वों को रूप में जाना जाता है। दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं उसे किस रूप में जाना जाता है भाई? अर्थ मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट, स्पेशल एलिमेंट या ब्रिज एलिमेंट। दूसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उसको जो है हम लोग जो है ब्रिज एलिमेंट जो है के नाम से जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज एलिमेंट होगा। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? तो धातु की ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होगा? ये सब जो है बेसिक प्रकृति का होगा भाई, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। और अगर धातु के ऑक्साइड की बात करें जैसे P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा फिर, ठीक है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अल्कलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनाता है? अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस बनाएगा भाई? अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। कौन सा गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एक मिनट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा ना भाई, हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तत्वों की समन्वित गतिविधि है? अब देखो गति जो होता है भाई, गति के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा? मसल्स होगा, कंकाल होगा और तंत्रिका होगा। केवल पेशी तंत्र होगा, केवल जो है तंत्रिका तंत्र होगा, केवल कंकाल तंत्र नहीं। गति के लिए जो है मस्कुलर सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है, स्केलेटन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ जो है तंत्रिका तंत्र भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लिया जाए कभी कभी आप देखते हो मेरे भाई कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट अगर हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद अगर मान लो किसी को जो है सर में चोट लगी है, और सर में चोट लगने के बाद अगर उसका सेरिबेलम वाला पार्ट है ना अगर क्षतिग्रस्त होता है,
तो वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो मतलब जो है उसका हाथ पैर जो है ना उठा सकता है, नहीं हिला सकता है मेरे भाई। तो ऐसा मतलब है कि नर्वस सिस्टम तो रिस्पॉन्सिबल है ही। और जब हमारे किसी भी अंग को हम उठाएंगे तो उसमें क्या हमारे मसल्स और बोन दोनों तो भाग ले रहे हैं भाई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आंसर सही। रंगहीन लवक रंगहीन लवक को जो है ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है मेरे भाई। ल्यूकोप्लास्ट हो गया हमारा रंगहीन लवक, क्रोमोप्लास्ट हमारा हो गया जो है रंगीन लवक, क्लोरोप्लास्ट हो गया हमारा हरित लवक, है ना। तो आपको पूछा जा रहा है कि रंगीन लवक क्या कहलाते हैं, तो याद रखना मेरे भाई ल्यूकोप्लास्ट, है ना। यहाँ सीधा आप ये समझ लीजिए कि प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स जो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन मतलब जो है होता है भाई, है ना। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि रंगहीन लवक क्या है, तो क्या बोलोगे? ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है। किसी दिए गए पदार्थ, दिए गए पारदर्शी माध्यम का वर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आप जानते हो मेरे भाई कि वेलोसिटी ऑफ गिवन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है c/1.5 करोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे 1.5 करोगे, ये हो जाएगा 2। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा मेरे भाई। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दुगुने, एक उत्तल लेंस वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। अच्छा, उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया। और कहता है कि लेंस वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर है, इसका क्या कर रहा है? ये उल्टा और दोगुना जो है बराबर प्रतिबिंब बना रहा है मेरे भाई, ठीक है। प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? भाई आवर्धन का मतलब ही होता है कि जितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है उसी को तो उसका आवर्धन कहते हैं मेरे भाई। तो कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, अगर ये है x तो प्रतिबिंब बन रहा है कितना? 2x हो रहा है। आवर्धन की क्षमता ये होती है कि कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है भाई, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्धन बराबर हम लोग जानते हैं v/u या hi/ho। हाइट ऑफ इमेज जो कि 2x हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया x, यानी कितना गुना होगा भाई? तो 2 गुना। क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा 66 का जय बी नंबर आंसर सही होगा। 1 मिनट, अच्छा ओह सॉरी, क्योंकि वास्तविक है तो माइनस होगा इधर ना भाई, यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा यू ना, यू माइनस होगा, बस तो इधर है, ये क्या हो जाएगा? -2 होगा। सर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित प्रतिक्रिया की अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। HNO3 के साथ है रिएक्शन कराया जाता है भाई, है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, है ना, तो बनेगा हमारा पोटासियम नाइट्रेट हो जाएगा, है ना, KNO3 हो जाएगा और प्लस H2O बनेगा। अब देखो भाई यहाँ पर कितना हो गया? KNO3H हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जो है 2 अगर यहाँ पर देते हैं तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, है ना। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? ये 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर जो है 3 हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 देते हैं तो हमारा हाइड्रोजन हो गया
2 और यहाँ हो गया 2, 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 करेंगे 4 हो जाएगा। देखो भाई ये जो है हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। आंसर हमारा देखो इधर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना, जिसमें कि हमारा जो है ये बिल्कुल जो है क्या है, बैलेंस है। एक मिनट, 2:2, सॉरी एक मिनट ध्यान देखो भाई, यहाँ पर लिक्विड दिया हुआ है, एक मिनट एक मिनट, ये लिक्विड दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर भाई, तो ये हमारा जो है एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा, है ना। बैलेंस क्वेश्चन है, यहाँ पर जो लिक्विड नहीं आएगा, है ना। ये NO3 क्या होगा आपका, बस होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण तब होता है जब जिप्सम को 373 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है और इसमें पानी के अणु नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पानी के अणु नष्ट हो जाते हैं, तो ताप पर गर्म किया जाता है, लवण जल को, लवण जिप्सम से बना प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, ये आंसर होगा मेरे भाई कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है ना, जिप्सम को जो हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, इसमें जो है पानी के अणु नष्ट हो जाते हैं और हाफ वाटर जो है बच जाता है, जो कि जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पादपों में अवशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने की तकनीक से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ की बात कर रहा है ना, तो अवशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा हो जाते हैं। अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित होते हैं। तो ये भी सही है भाई, अवशिष्ट पदार्थ ये हुआ, ये दूसरा और तीसरा आंसर जो है हमारा सही हो रहा है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट पदार्थ उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा हो जाता है, और अवशिष्ट पदार्थ रेजिन और गोंद के, तीनों सही है मेरे भाई। तो ये जो है तीनों 1 2 3 किसमें, देखो ये वाला जो है हमारा आंसर से होगा बी नंबर, क्योंकि तीनों के द्वारा जो है ना, यहाँ पर जो है अवशिष्ट पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है। जनन की विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत प्रकार का है। अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ये तो सही है भाई। क्या कह रहा है, कौन सा युग्म गलत है, अच्छा वो गलत पूछ रहा है। स्पायरोगायरा में विखंडन होता है, ये भी सही है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, ये भी सही है। ब्रायोफाइलम, देखो भाई ये बीजाणु निर्माण, ये गलत है, और ये गलत ही हमको चूज करना है, तो आंसर ये होगा मेरा। ब्रायोफाइलम में देखो होता है क्या है भाई, ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां होती है ना, ये ब्रायोफाइलम है, और ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है उसमें मार्जिन पाया जाता है इस प्रकार से, और ब्रायोफाइलम में जो मार्जिन होता है, इस मार्जिनल वाले भाग से ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है। इससे ये हो गया ना, ये ब्रायोफाइलम फिगर मैं चर्चा बना देता हूँ, है ना। ब्रायोफाइलम का फिगर इस तरह से बनता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये है, ये हो गया ब्रायोफाइलम, है ना, इस तरह का, जिसको पत्थरचूड़ बोलते हो, है ना, ये है ब्रायोफाइलम। जहां जहां पर ये मार्जिन है, ठीक है, इस मार्जिनल वाले भाग से ही क्या होता है, नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहां पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीफ ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही होगा। निम्नलिखित में से क्या दैनिक जीवन में बिजली के व्यवहारिक अनुप्रयोगों से संबंधित है। विद्युत ओवन, विद्युत इस्त्री, सौर ताप, सौर जल तापक। विद्युत ओवन, विद्युत दैनिक जीवन में विद्युत बिजली के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित है। भाई किसमें की भाई व्यवहार किया जाता है, विद्युत का। इसमें तो भाई देख लो कि विद्युत ओवन तो ठीक है, इसमें तो करंट हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत इस्त्री में यूज करते हैं। सौर जल तापक इसमें क्यों करेंगे भाई, इसमें तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड हमारा जो आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा मेरे भाई। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या जानते हो, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना।
प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वे दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। जैसे देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये टकराता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस पर एक्शन करता है और ये इस पर रिएक्शन करता है, तो एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ये तो तुम जानते हो भाई, है ना, एक्शन और रिएक्शन। लेकिन अगर एक्शन इस पर हुआ तो रिएक्शन इस पर होगा, यानी दोनों सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं होता, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर होता है, इसलिए जो है आपका अलग अलग पिंडों पर लगाता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हमारा जो है सी नंबर जो है सही हो जाएगा। तो हाँ, इस प्रकार से जो है आज का ये क्वेश्चन था मेरे भाई, है ना, ठीक है, ओके। आइए अब मैथ वाले सर से मिलिए और मैथ का जो आप लोग डिस्कशन देख लीजिए। चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभी जस्ट आप साइंस देख रहे थे और अब यहाँ से हम लोग मैथ्स के डिस्कशन को देखेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके लेवल में है ना, आपके लेवल में और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके डाले गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला सवाल ये आपका नहीं है, ये आपका सवाल साइंस का था और इसमें डाला गया है। ये देखो यहां से सवाल आपका है। यहां पे बोला गया है कि दो संकेंद्रित वृत्त का त्रिज्या, यहां पे बोला गया है कि दो संकेंद्रित वृत्त है आपका, ये आपका एक सर्कल है और संकेंद्रित वृत्त का कहने का अर्थ ये हुआ, कहने का ये अर्थ हुआ, संकेंद्रित वृत्त कहने का ये अर्थ हुआ कि दोनों का आपका जो कॉन्सेंट्रिक आपका सेंटर जो होता है, मतलब ये आपका इस सर्कल का भी सेंटर और इस सर्कल का भी सेंटर एक ही पॉइंट हुआ, इसी को बोलते हैं सकेंद्रित वृत्त। सकेंद्रित वृत्त जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर और क्या है 13 सेंटीमीटर है, इस बात को ध्यान देना। अब कह रहा है कि बीडी जो है छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है, बीडी जो है छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, बीडी जो है स्पर्श रेखा जो डी पर स्पर्श करता है, जो डी पर स्पर्श करता है, यहां याद रखना। ये मान लेते हैं कि यहां से ये बी है और ये डी आपका यहां पे स्पर्श कर रहा है, सॉरी यहां पे डी पे आपका छोटे वृत्त को टच करता है। बीडी जो है छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है जो डी पर आपका स्पर्श करता है, छोटे वृत्त को जो डी पर स्पर्श करता है। और यहां पे ये भी बोला गया है कि यहां पे ये भी बोला गया है कि ये आपका व्यास है ए बी, दो संकेंद्रित वृत्त है जिसका यहाँ पे मानते हैं ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, ए बी जो है बड़े वृत्त का क्या है व्यास है। अब देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बात देखो, यहां से कोई भी सर्कल है उसका अगर यहां पे एक जीवा है और सेंटर से इसको अगर मिलाते हैं तो ये दो बराबर भाग में बांटेगा। तो यहां से देखो दो सेंटर यहां पे है, इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, मतलब ये और ये दो बराबर भाग में बांटेगा। इसको मान लेते हैं कि ये लाइन एक दूसरा कुछ नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं, और ये आपका मान लेते हैं कि ओ है, ये आपका ओ है, इसको यहां पे टच कर देते हैं। बात समझ पा रहे हैं, यहां पे आराम से देखेंगे कि चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये आ गया। अब ये भी एक बात और ये भी ध्यान दो, एक बात और ये भी ध्यान दो कि अगर ये आपका व्यास है और सर्कमफ्रेंस पर अगर कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये कहने का मतलब ये भी आपका 90 डिग्री होगा। और ये भी आपका हम जानते हैं, और हम जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर कोई जीवा है और उस सेंटर से अगर इसको मिला देंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इस बात को ध्यान देना। अब कह रहा है यहां से कि त्रिज्या आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये आपका छोटा वृत्त का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, और यहां पे बोला गया है कि आपका 13 आपका जो है 13 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आपका 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये आपका कितना है 13 है। अगर ये 13 है,
अगर ये 13 है तो बताओ ये 5 हो जाएगा और इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा। याद रखना यहां से कि यहां पे ये जो आपका डी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है, ये आपका जो डी पॉइंट है बी ए का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सेंटर से इसको क्या किया है, यहां पे लंब डालता है, और लंब डालता है तो ये 2 बराबर भाग में बटेगा, ये 5 होगा, तो ये भी आपका कितना होगा, ईडी भी आपका 5 होगा। बात समझ पाए मेरे भाई, बात समझ पाए, ये भी 5 होगा, इस चीज को आप समझ लेना, ये भी 5 होगा। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो ये 5 5 10 और ये 13, तो ये भी आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि आप सेंटर है, ये आपका त्रिज्या 13, तो ये 13 हो जाएगा, तो पूरा आपका यहां से यहां तक आपकी बात करें तो ये आपका 26 हो जाएगा। और ये 26, ये आपका 5 5 आपकी बात करें तो ये 10 होगा। तो बताओ ये आपका क्या होगा, क्योंकि ये 26 ये 10, तो ये आपका 24 हो जाएगा। ट्रिपलेट से आपका हम जानते हैं कि ट्रिपलेट जानते हैं कि 10 24 आपका क्या होता है, 26 होता है। ट्रिपलेट से ये 24 हो गया। अब यहां पे बोला कि एडी की लंबाई क्या होगा, तो एडी की लंबाई की अगर बात करें कि एडी की लंबाई क्या होगा, एडी मतलब ये वाला यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगा, इसकी बात कर रहा है। ये 90 डिग्री है और ये आपका देख रहे हैं 5 है और ये आपका 24 है, तो यहां से एडी निकालने की अगर बात करें कि एडी क्या होगा, तो एडी आपका रूट अंडर 24 का स्क्वायर, रूट अंडर 24 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 576 प्लस 500, ये 576 प्लस 5 पचे 25, ये हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 601, है ना, 601 आ गया। अगर ये 601 आ गया, मतलब एक बात समझो कि अगर 601 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 24 का स्क्वायर करेंगे और ये 25 का स्क्वायर, मतलब ये 576 और 625 के बीच होगा, 576 और 625 के बीच होगा, यही बात बोला गया। तो 576 और 625 होगा, तो यहां पे देख 625 के बीच होगा, इसका कहने का मतलब 24 और 25 के स्क्वायर के बीच होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट यहाँ पे 24.5 दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? कोई दिक्कत अगर है, किसी को कोई इशू अगर है तो बताओ, यहां तक आप क्लियर हो पाए और देख पाए किस तरीके से यहाँ पे आंसर आया। मतलब ये आपका 601 जो है किसका रूट, किसके रूट के बीच है, किसके स्क्वायर के बीच है, तो 24 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच है, मतलब ये आपका डायरेक्ट 24 और 25 के बीच यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, कितना, 24.5। बात समझ क्लियर हो पाया? अगली सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 3 tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और ये आपका 2/3 साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 3/2/3, और ये आपका उधर चल जाएगा तो कॉस थीटा। तो यहां से आपका कंजुगेट मल्टीप्लाई अगर करते हैं दोस्त, कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3 और ये √3, तो √3 3 हो जाता है, ये कट जाएगा, तो 3 बाय आपका कितना हो गया ये। तो कॉस थीटा मतलब √3/2 किस एंगल के लिए आपका कॉस किस एंगल के लिए आपका √3/2 मान होता है, तो ये आपका 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। उससे पूछा गया है कि 2 sin स्क्वायर 3 थीटा 2 थीटा मतलब ये आपका 60 डिग्री, और यहाँ पे अगर बात करें कि कॉस स्क्वायर 3 थीटा मतलब ये आपका हो गया कितना, 30 या 90, 30 या कितना हो गया 90। तो एक बात समझो कि 2 इंटू यहाँ से अगर हम बात करें कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 3 बाय आपका ये 4 हो गया, और ये आपका हो गया यहाँ 90। कॉस 90 बराबर होता है मेरे दोस्त, कॉस 90 बराबर 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, तो ये आपका कट गया, तो ये आपका गया 3/2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर ये आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से अगला सवाल की अगर बात करते हैं, अगला सवाल देखो, करे एक विक्रेता ने 640 केजी चावल खरीदे, उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और दूसरा भाग आपका 5% हानि पर बेचा, तो पूरे लेन देन पर 5% का लाभ हुआ। तो एक बात समझना कि मान लेते हैं कि 640 आपका टोटल केजी, आपका 640 केजी आपका चावल है, इसमें से कह रहा है कि कुछ भाग को 20% के लाभ पर बेचा, मतलब 20% के लाभ पर बेचा, और शेष भाग को कह रहा है कि 5% की हानि पर बेचा। जब देखा गया कि कुछ भाग को 20% लाभ पर बेचा, इसका लाभ हो गया पॉजिटिव 20% कर दिए, और हानि पर बेचा नेगेटिव हो जाएगा। और जब ओवरऑल को अगर देखा गया कि ओवरऑल जब बेचा तो कितना % का लाभ या हानि हुआ, तो कह रहा है कि यहाँ पे लाभ आपका 15% हुआ, ओवरऑल मतलब ये बीच वाला।
तो इधर का अंतर इधर, इधर का अंतर इधर, ये एलिगेशन की यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे मेरे भाई। ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, पॉजिटिव है, तो दोनों का अगर अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर आपका जुट जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका 20 हो जाएगा, और ये आपका देखो सेम है, तो यहां से 5 आ जाएगा, तो ये आपका कट गया 4:2 कितना 1। और ये जो आएगा मेरे दोस्त, ये आपका वजन का आएगा, मात्रा का आएगा, तो मात्रा यहां पे 640 है, तो यहां पे आपका 5 आ गया, 5 यूनिट बराबर आपका 640, 5 यूनिट बराबर 640। निकालना क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है कि 5% हानि पर बेचे गए, तो 5% हानि पर बेचा गया 1 यूनिट है, तो यही आपको निकालना है। तो 5 का ही 5 आपका हो गया 14, 5 दूनी 10 और 8 पंचे, मतलब इतना केजी आपको हानि पर बेचा गया है, हानि पर बेचा गया। ऑप्शन नंबर 128 इसका सही आंसर हो जाएगा, 128 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो पाया? 128 इसका, क्योंकि 5% हानि पर बेचा गया, तो 1 के अनुपात में इसको बेचा गया है, मतलब 640 को 1 और 640 को 4 के अनुपात में इसको बेचा गया, 4:1 के अनुपात में। लेकिन 4 आपका जो है ये 20% के लाभ पर बेचा गया है, और 1 आपका यूनिट जो है आपको हानि पर बेचा गया है। ठीक है, अगला बोला गया है कि तालिका में ये सारा चीज दिया हुआ है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पढ़ना ये चीज है कि पूछा क्या गया है। याद रखना, ये सब टोटल क्वेश्चंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे पूछा क्या है बस उसी पे ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2012 और 2016 में मिलकर विज्ञान के संकाय में लड़कों की संख्या 2012, तो 2012 और प्लस 2016 में बॉयज के और किस में, साइंस में विज्ञान संकाय में, साइंस में, तो 2012 में लड़कों की संख्या यहाँ 40 और 2016 में लड़कों की संख्या आपका कितना है 38 है ना। यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछा गया है, तो याद रखना कि 40 और यहाँ पे प्लस 38, तो ये आपका हो जाएगा कितना 78 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है मेरे भाई कि वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों की लड़कियों का, तो वाणिज्य संकाय में, तो वाणिज्य आपका ऑल गर्ल्स लेना है। तो यहां से एक बात समझो, ऑल गर्ल्स लेना है, ऑल गर्ल्स लेना है, मतलब यहां पे आपका ये ऑल गर्ल्स सभी ईयर की बात करें, सभी वर्षों की बात करें, तो ये आपको टोटल जोड़ना पड़ेगा। 5 2 7 8 7 15 15 15 5 20 हो जाएगा, मतलब ये आपका 0 हो जाएगा। 4 4 8 8 3 8 3 11 11 3 11 3 आपका हो गया कितना 11 3 आपका हो गया 14 14 4 आपका हो गया कितना 18 18 और 2 18 और 2 हो गया कितना, ये आ गया, मतलब टोटल स्टूडेंट, टोटल गर्ल्स आपका 200 हो गया। तो यहां से आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंट आपका कह रहा है, कितना परसेंट होगा, मतलब यहां पे बोला कितने प्रतिशत होंगे, कौन, ये 2012 और 2016 में, तो यहां परसेंटेज निकालना है। तो यहां पे आपका 2012 2016 में 78 है, और ये 200 गुना यहाँ पे यही परसेंटेज निकालना है। किससे कंपेरिजन किया गया कि वाणिज्य में टोटल स्टूडेंट, टोटल गर्ल्स से कितना परसेंट आपका किस में 2012 2016 में, तो ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 37 दूनी 7 दूनी 14, मतलब ये हो जाएगा आपका 39%। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और बेहतर सवाल है। देखो यहां पे अगर बात करें, यहां से कॉन्सेप्ट को ध्यान देना कि अगर x पर पावर 4 बड़े पावर से छोटे पावर की अगर और बढ़ते हैं, अगर ये k दिया हुआ है, तो याद रखना कि अगर स्क्वायर को निकालना रहता है, तो स्क्वायर को निकालना रहता है, तो ध्यान रखना कि k प्लस अगर ये बड़े पावर से छोटे पावर की ओर आते हैं, तो ये पॉजिटिव निकालना है, तो पॉजिटिव यहां पे 2 करेंगे और रूट निकाल देंगे। मान लेते हैं ये वैल्यू पूरा m आ गया, अब इसको जाना है x प्लस 1/x की अगर बात करें, यहां 2 चीज आएगा, यहां पे 2 चीज आएगा। अगर यहां से x प्लस 1/x निकालना है और या x माइनस 1/x निकालना है, तो ध्यान रखना कि यहां पे अगर इसका सॉल्यूशन m आएगा, तो याद रखना m प्लस, फिर यहां पे पॉजिटिव निकालना है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 का रूट निकालना है। अगर यहां से नेगेटिव निकालना है तो -2 करेंगे, ये आ जाएगा, बात समझे। तो यहां से आपकी बात करें कि 727 है, तो 727 जो है 727 है, इसमें आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है। तो 727 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 निकालना है, इसको रूट कर देंगे, तो ये 729 हो जाएगा, और जो इसका मान है आपका कितना, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, अब बात किया गया यहां से कि x प्लस x माइनस 1/x निकालना है, x माइनस 1/x निकालना है, तो ये 27 है, ये माइनस निकालना है, तो -2, अगर पॉजिटिव निकालना पॉजिटिव 2 करते, तो ये आपका आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। तो दोनों बात समझ पाएंगे, इस चीज को आप लिख लेना मेरे भाई, ये चीज को आप लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना।
लास्ट में यहां पे देखना, अगर ये पॉजिटिव निकालना है तो पॉजिटिव टू करेंगे और रूट करेंगे, और नेगेटिव निकालना लास्ट में तो हम यहां पे -2 करके आपको रूट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करना मेरे दोस्त, कमेंट को हम जवाब देंगे। देखो यहां से सॉल्यूशन अगर करना है दोस्तों, यहां पे देखो कैसे सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहली बात है कि यहां पे आपको क्या करना होगा, सुनो, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर देखो, ये बड़ी ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट, सबसे पहले इसका काम कर दो। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया। देखो यहां से तीन फैक्टर में आपका यहां पे सॉल्यूशंस करना है, 3 स्टेप में सॉल्यूशन करना है। तो इस बात को ध्यान देना मेरे दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश करना। तो पहले काम तो किसका होता है, पहले काम आपका होता है किसका, छोटी ब्रैकेट का, मंझली ब्रैकेट का, बड़ी ब्रैकेट का, भागा का, गुणा का, जोड़ और घटा का। सबसे पहले देखो इसके अंदर करो, मैं 3 में से यहां पे -8 में से 3 गया तो ये आपका अगर होगा तो यह -5 होगा, माइनस माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, गुणा में। तो गुणा जब करेंगे तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले काम होगा 3 का गुणा, 3 दूनी 6, 6 5 आपका 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहां पे आपका का मतलब यहां पे आपको कितना है, ये 4 दिया है। अब भागा अगर करते हैं तो ये आपका 11 हो जाएगा। तो 11 अगर भागा गुणा में चेंज करेंगे तो 1 आपका 44 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 4 वर्ग, मतलब 1/4 हो गया। मतलब यहां से यहां तक की मान जो है 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखो यहां से, अब देखो यहां थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं। तो 90 भागा 20 का 6 गुना 1/4, ये पूरा आपका टर्म आ गया 1/4। और यहां से भागा, देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा इतना। अब देखो यहां से बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, सब ब्रैकेट आपका खत्म हो चुका है। अब काम इसका सबसे पहले काम किसका है, के का काम है 120, ये आ जाएगा 6 चौक 24, ये 5 बार में आएगा। ठीक है, अरे पीछे 90 आ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 6 दूनी 12, मतलब ये 90 और ये आपका आ जाएगा 120 और ये 1/4 और यहां से आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा आपका कितना 1/6, गुना में ये भी चेंज होगा तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/ आपका कितना आ गया, ये आपका 6 आ गया। तो यहां से आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौका, ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहां से आपका आ जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 1/32 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। इस बात को ध्यान दो, कैसे कर पाए, इस चीजों को समझ पाए कि ये गुना दिया हुआ है, ये गुना दिया तो इसके पहले वाला काम कर दिए तो ये आपका पहले वाला काम आ गया। ये पूरा टर्म आपका 1/4 है, ये भागा दिया तो ये वाला टर्म अलग से था, इसको 1/6 कर दिए और 1/32 इसका सही आंसर हो गया। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। अगला बोला गया कि एक समान चाल से चलते हुए एक डिस्टेंस को 370 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, 370 किलोमीटर की दूरी को वो तय करना है। ठीक है, करनी थी, लेकिन 100 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ, 100 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ, 100 किलोमीटर चलने के बाद मतलब यहां से 100 किलोमीटर चला
और यहां से आपका तकनीकी खराब हो गया। तकनीकी खराब होने के कारण से मतलब ये आपका x से अगर चल रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, तो जो आपका शेष आपका जो दूरी होगा, शेष दूरी जो होगा, शेष दूरी होगा, मतलब यहां से अगर बात करें कि 370 में 100 किलोमीटर चल चुका है, तो बचा आपका इतना। अब इस दूरी को क्या कर रहा है कि 5 किलोमीटर कम चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर कम चाल से चल रहा है। अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी x से अगर चल रहा है, तो यह आपका 270 जो है वो x - 5 से चल रहा है। तो ये जो समय लिया है, ये जो समय लेगा, तो कह रहा है कि रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंचेगा, 36 मिनट देरी से पहुंचेगा। मतलब यहां पे जितना समय आपका पहले लेता था x, ये आपका अगर यहां से जितना समय आपका लेता था, अगर कि ये x स्पीड से अगर 370 किलोमीटर की दूरी तय करता तो इतना समय लेता, तो यहां से बोला कि 36 मिनट ज्यादा समय लगेगा। तो 36 बटा आपका ये हो जाएगा 60, 36 बटा 60 हो जाएगा। 36 बटा क्या हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि यहां से अलग अलग अगर चाल चला, अलग अलग चाल से चला, तो इतना समय लगेगा। अब ये जो समय लगा, तो अगर ये एक्स स्पीड से पूरी दूरी तय करता, तो एक्स स्पीड से जो समय लगता उससे 36 मिनट ज्यादा समय लगता, उससे 36 मिनट ज्यादा समय यहां पे लगता। तो देखो यहां ये इधर आएगा तो 270, और ये इधर आएगा तो -270, और ये हो जाएगा आपका कितना? ठीक है, ये 370 में से 100 घट जाएगा, तो ये आ गया, और ये 36 बटा आपका कितना आ गया? 60। यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा x, देखो 6 छक 36, 6 है, ये आ जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका ठीक है। ये कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो बटा में उधर जाएगा, तो गुणा में आपका ये 270 तो उधर जाके नीचे चला जाएगा, और ये आपका आ गया x से x कट गया, तो x से x कट गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 x इंटू x - 5, और ये आपका कटने की अगर बात करें तो 6 से कटेगा, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ये आ गया, और 5 उधर चल जाएगा, तो ये 1 बटा आपका इतना आ गया। अगर यहां से बात करें कि x इंटू x - 5, और ये आपका आ गया इतना। मतलब यहां से एक बात समझो कि x का कौन सी मान को पुट किया जाए, x की कौन सी वैल्यू को पुट किया जाए, x की कौन से वैल्यू को पुट किया जाए, x का कौन सा मान को पुट कर दिया जाए कि जो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो यहां से अगर 225 है, तो 225 को आप लिख सकते हैं 50 गुणा 45, क्योंकि ये 45 का गुना 5 होता है, 45 इंटू 5 होता है, तो ये 50 दे दिए। तो यहां पे भी देखो 5 का अंतर है, यहां भी 5 का अंतर है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी मूल चाल जो होगा, तो मूल जो चाल होगा, तो मूल चाल आपका हो जाएगा कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे चाल x था, मूल चाल, इसमें से कम किया तो इतना दूरी को तय किया। तो यहां पे देखो 5 का अंतर है, तो इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि 5 का अंतर हो जाए। तो ये 45 पंचे 250 होता है, तो पंचे 50, ये जीरो यहां दे दिया और ये कर दिए, तो ये से 5 कम है, यहां भी से 5 कम, मतलब x बराबर आपका 50 हो गया। तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो इस बात को आप ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना, ठीक है मेरे भाई। इस बात को समझने की कोशिश करना, और यहां से हम देख पाए और आंसर ये कर पाए। क्लियर है? यहां से बोला कि एक लड़के को 495 को 36 से गुणा किया तो इतना आया है। अब कह रहा है परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से इस अंक को चेंज किया गया और फिर 36 से गुणा करेंगे तो ये इतना आ गया। तो यहां पे बोला गया कि इसको चेंज करना है। तो इसको जब चेंज करना है तो यहां पे देखो ऑप्शन में 7, 8, 9, 2 है, तो किसको रिप्लेस किया गया? 7 को कि 8 को कि 9 को कि 2 को? तो जहां 7 है ही नहीं, 7 खत्म हो गया, 8 को रिप्लेस कर ही नहीं सकता क्योंकि 8 यहाँ ही नहीं, 2 को रिप्लेस नहीं क्योंकि 2 है नहीं, तो एक ही को आपका 9 होगा, 9 को रिप्लेस किया गया और इसको काट छाट के जो भी आंसर डायरेक्ट 9 का रिप्लेस किया गया, 9 को रिप्लेस किया गया। ठीक है, अंकित कुमार सिंह वॉइस नहीं आ रहा, अभी देखो बताओ आवाज जा रहा है ना? एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है, मतलब यहां से फादर की जो आयु है बेटे की आयु से 3 गुनी है, मतलब ये आपका 3:1 कितना है? 1 है, ये 3:1 है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु, ये प्रेजेंट की बात किया गया, ये प्रेजेंट की बात किया गया। 8 साल पहले
8 वर्ष पूर्व की अगर बात किया गया कि 8 वर्ष पूर्व इसका है 5 गुनी था, 5 गुनी था, अपने बेटे से 5 गुनी था, तो 3 साल बाद इसके पिता का आयु क्या होगा, इसकी बात किया गया है। इसको मान लो 3x, इसको मान लो 3x, तो 3x में से 8 साल पूर्व घटा दिए, x में से 8 साल पूर्व घटा दिए, तो ये 5/1 आ गया। तो 3x ये आएगा, x बराबर हो जाएगा 16। और x बराबर जब 16 हो गया तो कह रहा है अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, तीन साल बाद, तो ये 3 साल बाद पिता के 16 3 48, ये 48, लेकिन ये आपका प्रेजेंट का 3 साल बाद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 51 वर्ष हो जाएगा, 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा 16 नंबर फिर से बता दे रहे हैं, 16 नंबर फिर से हम बता देंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई, 16 नंबर फिर से बता देंगे, यहां पहले देख लो, 16 नंबर फिर से बता देंगे, ठीक है। करा 3 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य, देखो 3 पेंसिल को x मान लो और पेन को आप मान लो क्या, y मान लो, इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो कुल मूल्य आपका दिया हुआ है 101। अब कह रहा है 5 पेंसिल और 3 कलम का दाम आपका 91 है, तो 2 पेंसिल और 2 कलम, तो यहां से एक का निकाल लो। देखो यहां से क्या करेंगे, तो यहां पे 3 गुना कर लो, यहां पे 5 गुना कर लो, यहां 3 गुना कर लो, यहां 5 गुना कर लो, यहां भी 3 गुना कर लो, यहां 5 गुना कर लो। अब यहां से क्या करेंगे, तो ये आपका खत्म हो गया, 5 25 25, 3 3 9, 5 25 25, 3 3 9, आपका हो जाएगा कितना, 16x। और यहां से अगर बात करें 91 25 5 9 25 45, 2 152, ये कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 5 9 25 45, 5 3 15, 5 3 15, 3 3 9, 5 25 25, तो कहां पे कैलकुलेशन गलत की है भाई बता दो। तो यहां से आपका ठीक है, चलो रहने देते हैं, 8 से 8 8, तो ये आपका 19 80 और ये आपका 2, एक्स का मान इतना आ गया, एक्स का मान इतना आया, तो वाई का मान आपको निकालना है। तो देखो यहां से कैसे वाई का मान निकलेगा, कहीं भी पुट कर दो वाई का मान, एक्स का मान, तो यहां से आपका हो जाए 19 3 57, 19 3 57/2, ये उधर चल जाएगा 101, ये आपका उधर चल जाएगा और बटा 5 कर देंगे, ये 5/, तो यहां से आपका आ जाएगा 202, 202 में 57 चल जाएगा, तो 202 में थोड़ा सा कैलकुलेटिव, 12 में से 7 गया तो यहाँ 5, आपका 9 में से 5 गया 4, 145 और इधर 5 आ जाएगा, तो ये y का मान आ गया, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 29, मतलब 29 बटा आपका ये 2 आ गया, मतलब ये आपका y का मान, मतलब कलम का जो मूल्य है 29 बटा आपका कितना आ गया, y आ गया, 29 बटा आ गया। अब यहां से पूछ क्या रहा है, 2 पेंसिल और 2 कलम, तो एक पेंसिल का दाम कितना है, एक पेंसिल मतलब x का मान 19/2 और 2 कलम, एक कलम का दाम कितना है 29/2, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 9 9 18, तो ये आपका आ गया 48, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहां पे बोला गया है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो यहां से ध्यान रखना कि 48/x और ये हो जाएगा x/75, तो यहां से x² की अगर बात करें तो ये 48 गुणा आपका 75 आएगा। इसको हम तोड़ने की अगर कोशिश करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 16 तिया 48 और 25 से तिया 75। अब ये आपका रूट निकाल देंगे x का, तो x का 16 का आपका हो जाएगा 4, 3 3 का मतलब 1 3 और ये 5 हो जाएगा, तो 5 20 20 तिया 60, ये आपका आ जाएगा कितना 60,
मतलब x का मान 60 आ गया। ठीक है, ये आपका सवाल था और ये सवाल आपका खत्म हो पाया। अब क्या, सॉरी एक और सवाल है, कह रहा इसमें से इतना को घटाने पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2y² और 2x², मतलब ये आपका आ जाएगा y² माइनस x²। या हम ये कह सकते हैं कि -2 अगर गुना करते हैं तो ये माइनस माइनस ये x² और प्लस ये आपका सॉरी ये y² आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर को ध्यान देना है, देखना है। 16 नंबर में बात करते हैं। 16 नंबर की अगर बात करते हैं, 16 नंबर देखो कि क्या दे रहा है 16 नंबर। सोलह नंबर में यहां पे बोला गया है, इस बात को फिर से एक बार देख लो। 16 नंबर को एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। 16 नंबर ध्यान देना, 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर फिर से एक बार देख लो। कह रहा है यहां पे a प्लस बी प्लस सी, ये इसका एवरेज खर्च, एवरेज औसत आपका राशि इतना है, लेकिन इसको योगफल कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर क्या बोला गया है, इस बात को ध्यान दो। यहां पे बोला कि ए का हिस्सा बी का हिस्सा से इतना परसेंट अधिक है, इसको अगर हम काटते हैं तो यहां से आपका परसेंट मतलब 10 या 30 और ये 32/3% हटाएंगे, यहां पे 100 आ जाएगा। तो ये आपका 8 8 चौक 32 और ये 25, मतलब ये 8 बटा आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब 8/75 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यहां से बी का जो है, बी से इतना अधिक है, मतलब ये 75 अगर है तो इससे अधिक हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 83। इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन बी की अगर बात करें तो ये 83 बटा आपका ये हो जाएगा कितना, 75। इस बात को ध्यान देना। फिर इसी तरीके से बोला गया क्या कि वो इस और सी से इतना अधिक है, मतलब ए और सी से इतना अधिक है, तो ए जो है वो सी से भी कह रहा है इतना कम है, सॉरी, तो सी से कम है 1/3, 1/3 इसको लिखेंगे तो ये 1/3 आएगा। 3 से 1 कम हो गया, मतलब ये 2/3 हो गया। तो ए बटा सी की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा 2 बटा कितना, 3 आ गया। अब एक बात समझो मेरे भाई, एक बात समझो कि यहां पे आपका 83, ए का मान यहां 2 है, यहां 83 है, तो यहां 2 गुना कर दो, यहां पे 83 गुना कर दो। तो एक बात बताओ कि यहां 83 गुना किए तो यहां भी 83 करना पड़ेगा, और यहां पे अगर डिनोमिनेटर में किए तो डिनोमिनेटर में आपको 83 गुना करना पड़ेगा। इसलिए यहां से आपका रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, यहां से आ गया आपका। तो देखो यहां से ये आपका आ गया 166 और ये आपका आ गया, सॉरी 2 गुना यहां पे करना है, तो ये आपका बी का मान आ गया 150 और सी का मान आ गया आपका 3×3=9 और 8×3=24, ये इतना आ गया। टोटल की अगर बात करें तो ये आपका 565 रुपया का आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तीनों मिलकर अगर 565 रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन ये यूनिट में है, लेकिन आपका कंफर्म वैल्यू कह रहा है कि 4520 और गुना 3 इतना का यूज हुआ है। तो ये 565 गुना, आपको पूछ रहा है बी का भाग कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, यही आपको निकालना था। तो बी का हिस्सा 150 हो गया, ये कट जाएगा 8, 24 गुना, तो ये आपका हो गया कितना, 3600। आंसर आपका ठीक है, ये आ गया। क्लियर है? और कोई सवाल अगर है तो बताओ, कोई और सवाल अगर नहीं समझ पाए तो इसका बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए कोई और सवाल है क्या तो बताओ। चलिए, थैंक यू।